तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत ही बेहतरीन तमिल मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज को। इनफैक्ट ये जो सीरीज है वो वन ऑफ द बेस्ट तमिल मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज में से एक है और इसकी IMDb रेटिंग है 8.1 स्टार्स आउट ऑफ 10। इस सीरीज का नाम है सुजल द वोर्टेक्स यानी कि भंवर। सुजल द वोर्टेक्स सीरीज जो है उसके 2 सीजन्स हैं और आज मैं पहले सीजन के पहले पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके अंदर टोटल 8 एपिसोड्स होंगे और सीजन 2 के अंदर भी 8 एपिसोड्स हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं पहले 4 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करूंगा और अगर इस वीडियो के ऊपर 5000 लाइक और कमेंट सेक्शन में 300 कमेंट आ जाते हैं तो मैं जल्दी से जल्दी अगला पार्ट और अगला सीजन लेकर आऊंगा। और रिसेंटली मैंने शटर नाम की लेटेस्ट इंडोनेशियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है जो कि नेटफ्लिक्स हॉरर है। इनके सबने मिस कर दिया जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत तमिलनाडु के संबलूर गांव में मौजूद वादी सीमेंट फैक्ट्री से होती है, जिसके सारे वर्कर्स बाहर बैठकर धरना दे रहे थे क्योंकि उनसे कम वेतन पर ज्यादा काम करवाया जा रहा था। तभी वहां पर फैक्ट्री का मालिक त्रिलोकवादी इंस्पेक्टर रेजिना थॉमस और उसकी पुलिस फोर्स के साथ आ जाता है और वर्कर्स के यूनियन लीडर शनमुगम से ये कहता है कि अगर तुम लोगों ने धरना देना बंद नहीं करा तो मैं तुम सबको काम से निकालकर नए वर्कर्स को हायर कर लूंगा। इस बात से शनमुगम और बाकी सभी लोग काफी चिढ़ जाते हैं और शनमुगम जो होता है वो सरेआम त्रिलोक को धमकी देता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं इस फैक्ट्री में आग लगा दूंगा। और अब इस तरह से दोनों तरफ से गर्मा गर्मी बढ़ जाती है और अचानक से वर्कर्स में से कोई रेजिना के सर पर एक पत्थर फेंक कर उसका सर फोड़ देता है। इससे गुस्से में आकर सब इंस्पेक्टर सकराई जो होता है वो अपनी टीम के साथ सभी वर्कर्स को बुरी तरह पीटने लगता है। अब इन सारी चीजों को दूर से अपनी गाड़ी में बैठकर त्रिलोक के पिता मुकेश वादी भी देख रहे थे, जिसको देखकर उसे काफी दुख होता है क्योंकि जब तक वो फैक्ट्री को चलाया करते थे तब तक सभी वर्कर्स काफी खुशी खुशी काम करते थे और वो खुद भी उनको एक परिवार की तरह रखा करते। खैर अब इसके थोड़ी देर के बाद में शनमुगम अपने छोटे भाई गुना के साथ बुरी तरह पिटकर अपने घर वापस आ जाता है, जहाँ पर शनमुगम अपनी छोटी बेटी नीला के साथ रहा करता था। और तभी गुना जो होता है वो पास वाले घर में ही अपनी बीवी सेल्वी के साथ चला जाता है और शनमुगम गेट पर खड़ा होकर नीला से दरवाजा खोलने के लिए कह रहा था, मगर नीला अंदर तेज गाने बजाकर डांस कर रही थी, जिसकी वजह से उसे अपने पिता के आने के बारे में पता नहीं चलता। और तब शनमुगम अपने पास मौजूद दूसरी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। तभी उसे वहां पर नीला का रिपोर्ट कार्ड दिखाई देता है, जिसको देखकर उसे काफी गुस्सा आ गया था क्योंकि नीला असल में 2 सब्जेक्ट में फेल हो गई थी। और इस बात से गुस्से में आकर शनमुगम जो होता है वो नीला का गाना बंद करवाकर उसे बहुत ज्यादा डांटता है और जब तक उसके नंबर अच्छे नहीं आते तब तक वो उसे नाचने, गाने और मोबाइल चलाने से भी मना कर देता है। इससे समझ आ रहा था कि शनमुगम काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, लेकिन इसके पीछे भी एक रीजन था। खैर अब तभी दूसरी ओर रेजिना जो होती है वो घर के कपड़ों में ही अपनी सरकारी गाड़ी से बाजार की तरफ निकलती है। तो उस वक्त पूरे गांव में मयान कोलाई फेस्टिवल की तैयारी चल रही थी, जिसको देखकर रेजिना पीछे बैठे हुए रत्नम नाम के कांस्टेबल से अगले दिन से ही फेस्टिवल खत्म हो जाने तक मार्केट प्लेस पर नजर रखने के लिए कहती है, क्योंकि भीड़ का फायदा उठाकर लोग अक्सर इस समय पर अपने दुश्मनों को खत्म करा करते थे और ये फेस्टिवल 9 दिनों तक चला करता, जिसमें अंगलामन माता की पूजा हुआ करती थी। खैर अभी रेजिना का बेटा आदिशाम भी उसके साथ था, जिसे रेजिना 5 बजे तक सकराई के घर आने के लिए कहती है और आदिशाम रास्ते से ही अपने दोस्तों के साथ उनकी बाइक पे घूमने निकल गया था। जिसके बाद रेजिना अपने पति वादी वेलू को लेने जाती है, जो कि त्रिलोक की फैक्ट्री का ही अकाउंटेंट था, जिसके कहने पर ही रेजिना ने स्टार्टिंग में त्रिलोक की मदद करने की कोशिश भी करी थी और उसके बदले में त्रिलोक ने रेजिना और वादी वेलू को पैसे भी दिए थे और उसी पैसे से वो दोनों KTM के शोरूम पर जाकर ड्यूक बाइक की डाउन पेमेंट करते हैं, जो बाइक रेजिना आदिशाम यानी कि अपने बेटे को उसके बर्थडे पर गिफ्ट करने वाली थी। खैर अब शाम होने पर रेजिना वादुवेलू के साथ खुद भी सकराई के घर पहुंच जाती है, क्योंकि असल में आज सकराई की लक्ष्मी नाम की एक नर्स के साथ एंगेजमेंट थी, जिसे रेजिना ने ही सकराई के लिए पसंद किया था और सकराई असल में रेजिना को अपनी बड़ी बहन की तरह माना करता। खैर शादी में आदिशाम आकर अपने दोस्तों के साथ बहुत डांस करता है और सब कुछ काफी अच्छे से होने के बाद में फैसला होता है कि सकराई की शादी लक्ष्मी से 1 मार्च को होगी। खैर आगे रात में रेजिना के काफी ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से सकराई खुद ही उसे छोड़ने उसके घर तक आता है, जहाँ झूले पर आदिशाम बैठकर रेजिना का इंतजार कर रहा था। जब सकराई उससे ये पूछता है कि तुम इतनी रात में क्यों जगे हुए हो, तो आदिशाम ये कहता है कि मैं अपने बर्थडे पार्टी करने के लिए आज रात ही अपने दोस्तों के साथ कुछ दिनों के लिए मुन्नार जा रहा हूँ और यही बात मुझे मम्मी को भी बतानी थी। पर जैसा कि रेजिना अभी कुछ भी सुनने समझने की हालत में नहीं थी, इसलिए आदिशाम एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके रेजिना को भेज देता है, जैसा कि वो अक्सर रेजिना के नशे में होने की वजह से करा करता था और बाद में रेजिना होश में आने पर उनको सुन लिया करती थी।
खैर अब आधी शाम रेजिना को घर के अंदर ले जाता है और सकुराई भी अपने घर में वापस आने लगता है, जहाँ पर रास्ते में उसे फेस्टिवल वाली जगह पर पुजारी जी के समेत कई सारे फेस्टिवल में जाने वाले लोग दिखते हैं, जिस दौरान पुजारी जी पूजा में इस्तेमाल होने वाली खोपड़ी लेकर जा रहे थे। खैर अब सकुराई के घर पहुंचने के थोड़ी देर के बाद में अचानक से उसको किसी का कॉल आता है, जिसकी बातें सुनकर सकुराई तुरंत ही अपनी बाइक से त्रिलोक की फैक्ट्री के बाहर पहुंच गया था, जहां पर शनमुगम का स्कूटर खड़ा था और फैक्ट्री को किसी ने पूरी तरह से आग लगा दी थी और शनमुगम वहीं पर खड़ा होकर ये सारा नजारा देख रहा होता है। और अब एक बात तो पक्की थी कि इस चक्कर में शनमुगम फंसने वाला था, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में कहा था कि वो यहाँ पर आग लगा देगा। खैर अभी थोड़ी देर के बाद में ही वहां पर बाकी सारे वर्कर्स, फायर ब्रिगेड वाले, रेजिना और मुकेश भी पहुंच जाते हैं, जिस दौरान मुकेश शनमुगम के साथ खड़ा होकर फैक्ट्री को जलता हुआ देख रहा था कि तभी एक वर्कर ये बताता है कि मुत्तुस्वामी नाम का एक वर्कर फैक्ट्री के अंदर है और अब यूनियन लीडर होने के चक्कर में शनमुगम तुरंत ही अंदर जलती हुई फैक्ट्री में जाता है और वो मुत्तुस्वामी को बाहर लेकर आ गया था। अब हम देखते हैं कि मुत्तुस्वामी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और इसके तुरंत बाद ही फैक्ट्री में एक बड़ा धमाका होने के बाद में पूरी फैक्ट्री बर्बाद हो जाती है। अब थोड़ी देर के बाद में वहां पर त्रिलोक आकर मुकेश यानी कि अपने पिता से ही कहने लग गया था कि ये सब पक्का शनमुगम का काम है, क्योंकि उसने सुबह ही कहा था कि वो फैक्ट्री को जला देगा। वो त्रिलोक की बात का कोई भी जवाब ना देकर शनमुगम के साथ जली हुई फैक्ट्री के अंदर सीधा अपने ऑफिस में जाता है और वहां पर लगी हुई एक फोटो को देखने लगता है, जिसमें वो खुद शनमुगम को बेस्ट एम्प्लॉय का पुरस्कार दे रहा था, यानी कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। इसका मतलब साफ था कि शनमुगम असल में फैक्ट्री का सबसे पुराना और भरोसेमंद वर्कर था और मुकेश को उस पर पूरा भरोसा था कि शनमुगम ऐसा काम नहीं कर सकता। वहीं बाहर रेजिना और सकुराई दोनों काफी दुविधा में थे, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि शनमुगम ने गुस्से में आकर फैक्ट्री में आग लगा दी, पर जैसा कि अभी शनमुगम ने अपनी जान पर खेलकर अंदर जाकर एक वर्कर की जान बचाई थी, तो ऐसे में वो लोग शनमुगम को बिना सबूतों के जेल में नहीं डाल सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से पहले तो बाकी सारे वर्कर्स पुलिस स्टेशन के बाहर ही धरना देने लगते और ये बात बाहर जाने पर पुलिस वालों की भी काफी बदनामी होती कि बिना सबूत के उन्होंने एक इनोसेंट को अंदर डाल दिया। खैर अब रात में अपने घर आने के बाद में शनमुगम को लगता है कि शायद उसे नीला से एक बार बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि दोपहर में उसने नीला को काफी डांट दिया था। पर फिलहाल वो नीला को डिस्टर्ब करे बिना अपने कमरे में जाकर अपनी और मुकेश की पुरानी फोटोज को देखता है और फैक्ट्री का हेलमेट अपने हाथों में लिए सो जाता है, जिससे पता लगता है कि उसे फैक्ट्री से कितनी अटैचमेंट थी। खैर फिर सुबह उसकी आंख खुलती है और वहां पर सेल्वी थी। सेल्वी नीला को स्कूल के लिए जगाने आती है और इससे शनमुगम काफी हैरान था, क्योंकि नीला अक्सर समय पर उठकर खुद ही तैयार हो जाया करती थी। तब वो सेल्वी से जाकर उसे उठाने के लिए कहता है, पर नीला के कमरे में जाने पर सेल्वी ये बताती है कि नीला तो अपने कमरे में है ही नहीं। और ये सुनकर गुना भी हैरान होकर घर के बाहर जाता है, जहाँ पर नीला की स्कूटी खड़ी हुई थी, जबकि नीला अपनी स्कूटी के बिना कहीं पर भी नहीं जाया करती थी। और इसलिए शनमुगम और परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि नीला अचानक से कहाँ गायब हो गई। और अभी वैसे सेल्वी को ये लग रहा था कि शायद से नीला शनमुगम से नाराज होकर अपनी माँ देवी के पास उसके आश्रम में चली गई होगी, जो कि काफी समय से अपने परिवार को छोड़कर भगवान के रास्ते पर चलने के लिए एक आश्रम में जाकर रह रही थी। मगर शनमुगम को इस बात पर भरोसा नहीं था कि वो वहां पर गई होगी। इसके बावजूद सेल्वी शनमुगम से छुपकर आश्रम में कॉल करके देवी से इस बारे में पूछताछ करती है, पर सच में नीला वहां पर भी नहीं गई थी। अब शनमुगम और गुना नीला के दोस्तों से उसके बारे में पूछते हैं, उसके ट्यूशन सेंटर जाते हैं और पूरे गांव में नीला को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर उनको नीला के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इससे परेशान होकर शनमुगम वापस अपने घर आ जाता है, जहाँ पर सेल्वी शनमुगम से नंदनी को कॉल करने के लिए कहती है, क्योंकि एक बार पहले भी नीला ऐसे ही बिना बताए नंदनी के पास चली गई थी। अब नंदनी असल में शनमुगम की बड़ी बेटी है और यहाँ पर नीला की बड़ी बहन, लेकिन शनमुगम के गुस्से के कारण वो भी खुद घर से बाहर जाकर शहर में रहने लग गई थी। फिलहाल शनमुगम जो होता है उसे अपनी बड़ी बेटी को कॉल करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जब वो नंदनी को कॉल करके नीला के बारे में पूछताछ करता है तो नीला वहां पर भी नहीं गई थी, जिसको जानकर धीरे धीरे शनमुगम और ज्यादा निराश होता जा रहा था। तभी देवी खुद घर में आ जाती है, जिसको देखकर शनमुगम उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है, क्योंकि देवी के आश्रम में चले जाने के बाद नीला और नंदनी के बचपन से उन्हें शनमुगम ने ही पाला था, मगर देवी उसकी बात नहीं सुनती। दूसरी ओर रेजिना के पास त्रिलोक वापस आकर ये कहता है कि आपको शनमुगम को अरेस्ट कर लेना चाहिए, जिस पर रेजिना उसको समझाती है कि बिना किसी सबूत के वो शनमुगम को नहीं पकड़ सकते। तभी त्रिलोक के पास में मुकेश आकर उससे पूछता है कि वो मुत्तुस्वामी से हॉस्पिटल में मिलने गया था या फिर नहीं, इस पर त्रिलोक मना कर देता है। और इस बात से मुकेश अपने बेटे त्रिलोक पर काफी गुस्सा करता है, क्योंकि त्रिलोक का एक वर्कर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था, लेकिन त्रिलोक को खाली अपनी चिंता थी।
खैर अभी मुकेश खुद मुत्तुस्वामी से जाकर हॉस्पिटल में मिलता है और उसकी बीवी को 1 लाख का चेक भी देता है कंपनसेशन के रूप में। खैर उसी हॉस्पिटल में सकराई भी लक्ष्मी से मिलने आया हुआ था, जिससे बात करके जब वो रेजिना के पास जाकर उससे ये बताता है कि मैंने रात को 12:30 के आसपास शनमुगम के स्कूटर को फैक्ट्री के सामने वाले गेट पर खड़ा देखा था, जिस पर पास में ही खड़ा हुआ रत्नम ये कहता है कि सर मैं जब रात में घर जा रहा था तो 10:15 से 10:30 के आसपास मैंने भी स्कूटर को पीछे वाले गेट पर खड़ा देखा था। ये सुनकर रेजिना और सकराई काफी हैरान हो गए थे, क्योंकि इतनी रात में इतनी देर तक शनमुगम फैक्ट्री के पास कर क्या रहा था। इसलिए इसी बात को सबूत बनाकर रेजिना शनमुगम को अरेस्ट करने के लिए उसके घर पहुंच जाती है, जहां पर नीला के गायब हो जाने के कारण लगी हुई भीड़ को देखकर पहले तो रेजिना को ऐसा लगता है कि शायद से शनमुगम को अपनी गिरफ्तारी के बारे में पता चल गया होगा और इसलिए उसने इतने सारे लोगों को बुला रखा है। पर जब वहां पर मौजूद लोग रेजिना और सकराई को नीला के गायब होने के बारे में बताते हैं तो उन दोनों को भी ये शनमुगम का कोई ड्रामा लगता है ताकि वो गिरफ्तारी से बच जाए, और इसलिए अब सकराई शनमुगम को ऐसे हालात में भी अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाता है, जहां पर उन्हें शनमुगम से आराम से बात करनी पड़ रही थी क्योंकि वो यूनियन लीडर था। पर अभी शनमुगम साफ कह देता है कि उसने फैक्ट्री को आग नहीं लगाई है और वो उसको छोड़ दें ताकि वो अपनी बेटी को ढूंढ सके, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता और शनमुगम को जेल में डाल दिया जाता है। हालांकि रेजिना जानती थी कि वो ऐसा ज्यादा समय तक नहीं कर सकते क्योंकि बिना सबूत के वो उसको जेल में नहीं डाल सकते थे, लेकिन उसे भरोसा था कि फैक्ट्री में आग लगाने का काम शनमुगम का ही था। खैर अब उस रात नीला के लिए उसके घर में सब परेशान थे कि तभी गांव में नंदनी खुद आकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है, जहां जाते ही उसने टीवी के वायर्स को निकाल दिया था और सकराई के ऊपर वो चिल्लाने लग गई थी क्योंकि उसकी बहन खो गई थी और पुलिस वाले आराम से टीवी देख रहे हैं। अब इस बात पर सकराई उसको ये बताता है कि शनमुगम ने बदनामी के डर से अब तक कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं करी है, और ये सुनकर नंदनी खुद कंप्लेंट करती है। सबसे बड़ी बात कि वो बिना परमिशन के अपने पिता के सेल के पास जाकर उनसे बात करने लगती है, जिस पर पहले तो नंदनी से प्यार से बात करता है और जाने के लिए कहता है क्योंकि नंदनी पहले असल में उसकी क्लासमेट थी। लेकिन अभी जब नंदनी उसकी बात ना मानकर उस पर ही भड़कने की कोशिश करती है तो सकराई खुद भी चिल्लाकर उसे वहां से भगा देता है। खैर अपने घर आने पर नंदनी को अपनी माँ देवी मिलती है तो वो उससे बिल्कुल बात नहीं करती और सीधा ही अपनी बहन नीला के कमरे में जाकर उसे याद करने लगती है। मीनवाइल जैसा कि फैक्ट्री में लगे हुए सभी सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग जल गई थी, इसलिए शनमुगम के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए सकराई जब रात में फैक्ट्री के पास के रोड की सीसीटीवी फुटेज को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रात के 10:18 की क्लिप पर उसे फैक्ट्री के पास मौजूद बस स्टॉप पे नीला दिखाई देती है, जिसके सामने ही अचानक से एक लाल वैन आकर रुकती है और कुछ लोग उसे वैन में खींचकर वहां से निकल जाते हैं। इसका मतलब कि नीला को सच में उठाया गया था, जिसका सच जानने के लिए सकराई खुद भी उसी जगह पर चला जाता है, जहां पर शॉकिंगली उसे नीला का गिरा हुआ आईडी कार्ड भी मिल गया था। और इसी के साथ में पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में रेजिना सुबह के समय वादीवेलु और त्रिलोक के साथ उसकी फैक्ट्री में आई हुई थी, जहां पर उसको पता चलता है कि फैक्ट्री में आग लगने से लगभग 20 करोड़ का नुकसान हो गया है, जो पैसा त्रिलोक को इंश्योरेंस कंपनी देने वाली थी। पर इस चीज के लिए पहले केस को क्लोज होना जरूरी था, जो कि सिर्फ तभी हो सकता था जब रेजिना शनमुगम के खिलाफ कैसे भी सबूत ढूंढकर उसको जेल में डाल दे। और इसलिए अभी त्रिलोक ऐसा करने के लिए रेजिना पर प्रेशर बनाने की कोशिश भी करता है, मगर रेजिना जो थी वो ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है कि तभी वहां पर सकराई आकर रेजिना को नीला के गायब होने के पॉइंट पर लेकर जाता है, जहां पर आकर सीसीटीवी फुटेज देखने पर रेजिना को ऐसा लग रहा था कि ये सब किन्हीं गुंडों का काम होगा। इसलिए वो वीडियो टेक्नीशियन को बुलवाकर फुटेज में वैन के नंबर को क्लियर करवाने की कोशिश करती है, लेकिन फुटेज के क्लियर होने के बावजूद भी रेजिना और सकराई को वैन का नंबर पता नहीं चलता, क्योंकि नंबर प्लेट के ऊपर कीचड़ लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ किसी ने प्री प्लान करा होगा। पर ऐसा कौन ही कर सकता था, और अगर ऐसा किसी ने पैसे के लिए किया होगा तो अब तक शनमुगम के पास में फिरौती के लिए कॉल क्यों नहीं आया था। सकराई और रेजिना के दिमाग में लगातार यही सारे सवाल चल रहे होते हैं। खैर अभी कुछ सोचकर सकराई सीधा शनमुगम के घर जाकर नंदनी और देवी को उसके गायब होने वाली बात बता देता है, जिसको सुनकर नंदनी बहुत रोने लगती है। पर तभी सकराई नंदनी से पूछता है क्या शनमुगम से किसी की कोई दुश्मनी थी, क्योंकि ये काम शायद से शनमुगम के किसी दुश्मन का हो सकता है। लेकिन नंदनी या फिर देवी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब वहीं पुलिस स्टेशन में रेजिना और शनमुगम की आपस में बहस हो जाती है, जिस दौरान हम नोटिस करते हैं कि शनमुगम बिल्कुल नहीं डर रहा था। पर तभी अचानक से मुकेश जाकर शनमुगम को छुड़वा देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से शनमुगम सच में फैक्ट्री में आग नहीं लगा सकता था, और अगर उसने ऐसा करा भी होता तो भी रेजिना के पास उसको जेल में रखने के लिए सबूत होने चाहिए थे।
इसलिए अब रेजिना भी शनमुगम को छोड़ देती है। पर इस बारे में त्रिलोक को पता चलने पर वो गुस्से में अपने घर जाता है, जिस दौरान एक आदमी वेटिंग एरिया में त्रिलोक से बात करने का इंतजार कर रहा था। मगर त्रिलोक अभी उसको नजरअंदाज करते हुए सीधा अपने पिता मुकेश के पास पहुंचकर उनको सुनाने लगता है, क्योंकि त्रिलोक का प्लान ये था कि वो किसी तरह से शनमुगम को जेल के अंदर इतना ज्यादा तोड़ देगा कि शनमुगम मान लेगा कि उसने ही फैक्ट्री में आग लगाई थी। खैर अभी बाहर बैठा हुआ आदमी उनकी सारी बातें सुन रहा था। खैर मुकेश त्रिलोक की बातों पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए उसे बाहर जाने के लिए कहता है और त्रिलोक भी गुस्से में बाहर जाकर सुट्टा फूकने लगता है कि तभी वो आदमी उसको बताता है कि उसका नाम कुठानदरम है और वो ये बताता है कि वो खुद फायर डिपार्टमेंट से आपके इंश्योरेंस के अप्रूवल की छानबीन करने आया है, जिसके पैसे आपको तभी मिलेंगे जब सच में साबित हो जाएगा कि वो आग आपने जानबूझकर नहीं लगवाई थी। ये सुनकर तो त्रिलोक के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, क्योंकि जिस आदमी को इग्नोर करके वो अंदर जाकर अपने पिता पर चिल्लाने लग गया था, उस आदमी ने त्रिलोक की सारी करामात सुन ली थी। अब तभी शनमुगम अपने घर जाकर वापस से नीला के लिए परेशान होने लगता है, जिस दौरान उसकी बड़ी बेटी नंदनी उसको संभालती है कि तभी सकराई नंदनी के पास कॉल करके उससे एक बार साथ में नीला के स्कूल चलने के लिए पूछता है, ताकि वहां से नीला के बारे में और जानकारी पता चल सके। तभी नंदनी भी वहां पर चली जाती है, लेकिन सिर्फ गर्ल्स स्कूल होने की वजह से रेजिना और नीला को ही अंदर जाने की परमिशन मिलती है और सकराई कोई और क्लू ढूंढने की कोशिश करने लगता है। वहां नीला की टीचर्स और दोस्तों से बात करने पर नंदनी और रेजिना को ये पता चलता है कि नीला पहले पढ़ाई में काफी अच्छी हुआ करती थी, पर पिछले कुछ टाइम से वो काफी डरी डरी रहती थी और 2 सब्जेक्ट में फेल भी हो गई थी, और ये चीज हमको स्टार्टिंग में पता चल गई थी। खैर ये सुनकर नंदनी को समझ में नहीं आता कि नीला अकेले ऐसी कौन सी परेशानी का सामना कर रही थी जिसके चलते वो इतनी डरी रहती थी। अब वो नीला के स्कूल में नीला को इमेजिन करने लगती है और तभी रेजिना उसे होश में लेकर आती है। दूसरी ओर सकराई नीला के ट्यूशन सेंटर में टीचर पुष्पराज के पास नीला के बारे में जानने जाता है, जो कि सकराई को देखकर थोड़ा सा अजीब बर्ताव करने लग गया था कि जैसे उसे पता हो कि हाँ सकराई नीला के बारे में ही छानबीन करने आया है। इसलिए वो खुद ही बोल देता है कि नीला काफी अच्छी लड़की थी। इस पर सकराई उससे पूछता है कि कुछ दिनों से वो डरी हुई क्यों रह रही थी, और तब जाकर पुष्पराज सकराई से ये कहता है कि ऐसा शायद से नीचे बैठने वाले कुछ लड़कों की वजह से हो सकता है, जो कि शाम में लड़कियों की ट्यूशन से छुट्टी होने पर उन पर लाइन मारने के लिए नीचे बैठ जाया करते थे, उनको छेड़ते थे। ये सुनकर सकराई रात में उन लड़कों का इंतजार करता है और उनको अपनी रियल आइडेंटिटी बताए बिना पूछताछ करता है कि किस लड़के को ट्यूशन में कौन सी लड़की अच्छी लगती है। तब सभी लड़के अलग अलग लड़कियों का नाम ले रहे थे, पर नीला का नाम कोई नहीं लेता, और ये बात काफी अजीब थी। इसलिए इस बारे में जब सकराई लड़कों से पूछता है तो एक लड़का बताता है कि पहले मैं नीला को पसंद करता था, लेकिन अचानक से एक अमीर लेकिन मवाली लड़का आकर मुझे धमकाने लगा कि नीला बस उसकी है, और इसी वजह से उसने और सबने नीला के बारे में सोचना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। अब ये बात पता चलते ही सकराई समझ जाता है कि नीला पक्का उसी लड़के के कारण परेशान होगी, और इसलिए सकराई लड़कों को अपने पुलिस होने के बारे में बताकर उस लड़के के बारे में जानने की कोशिश करता है। मगर कोई भी उस लड़के को नहीं जानता था, लेकिन उनके हिसाब से वो लड़का पक्का फेस्टिवल में अपने दोस्तों के साथ मौजूद होगा। और ये सुनकर सकराई तुरंत ही सबको अपने साथ फेस्टिवल में लेकर जाता है और उनसे उस लड़के को पहचानने के लिए कहता है। मगर काफी ढूंढने के बावजूद भी किसी को भी वो लड़का नहीं मिलता। तभी वो लड़के बताते हैं कि नीला की असल में मलार नाम की एक दोस्त है और उसको उस लड़के का नाम पक्का पता होगा। ये पता चलने पर सकराई तुरंत ही इस बारे में रेजिना को कॉल करके बताता है, जो कि उस दौरान पुलिस स्टेशन में थी, और उसके पास में कुठानदरम आया हुआ था, यानी कि वही इंश्योरेंस एजेंट, ताकि वो पुलिस के द्वारा करी गई अब तक की छानबीन के अनुसार फैक्ट्री की रिपोर्ट्स बना सके। लेकिन रेजिना उसे अभी कुछ भी बताने से इनकार कर देती है और मलार से मिलने के लिए सकराई के पास जाने लगती है। मलार असल में विलेज काउंसलर की बेटी थी, जो कि रेजिना और सकराई को अचानक रात में अपने घर आता देखकर थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और इस दौरान काउंसलर का बेटा मनी जो होता है वो रेजिना और सकराई को बहुत ही अजीब तरह से देख रहा था। अभी जैसे ही रेजिना और सकराई काउंसलर से बात करने में बिजी होते हैं तो मनी किसी को कॉल करके बताता है कि घर में पुलिस आई है। लेकिन हम देखते हैं कि काउंसलर तो रेजिना और सकराई को एक अलग ही कहानी बता रहा था। वो कहता है कि ये सब फैक्ट्री पे लगे हुए शराब के कारण हुआ है, क्योंकि आज से 25 साल पहले जिस दिन फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ था उस रात भी एक लड़की गायब हुई थी, और जिस रात फैक्ट्री बर्बाद हुई तब भी एक लड़की गायब हो गई है। अब शराब जैसी बातों पर तो रेजिना और सकराई को विश्वास नहीं था और काउंसलर से वो ये कहते हैं कि वो उन्हें मलार से मिलने दे। लेकिन इसके लिए शुरुआत में काउंसलर इसके लिए साफ मना करता है, क्योंकि नीला के गायब होने के बाद में मलार काफी दुखी रहने लगी थी। पर बाद में जब रेजिना ये कहती है कि मैं मलार को परेशान नहीं करूंगी तो काउंसलर उसे अंदर जाने की परमिशन दे देता है। लेकिन रेजिना के बहुत ज्यादा बोलने के बावजूद भी वो उसके लिए दरवाजा नहीं खोलती और इसलिए मजबूरन रेजिना को वहां से जाना पड़ता
है, पर असल में मलार के साथ कमरे में उसका भाई मनी भी मौजूद था, जो कि उसे गुस्से में देख रहा था। कहीं ना कहीं मनी और काउंसलर का बर्ताव रेजिना और सकराई के दिमाग में भी खटक रहा होता है। इसलिए सकराई कुछ सोचकर वहां पर नंदनी को बुलाने का फैसला करता है, क्योंकि हो सकता है कि नंदनी के पूछने पर मलार उसको शायद सब कुछ बता दे। तब रेजिना सकराई को ऐसा करने की परमिशन देती है और खुद अपने घर चली जाती है। इसी बीच नंदिनी का इंतजार करते हुए सकराई त्रिलोक को देखता है, जो कि इतनी रात में किसी लेडी को लेकर अपने साथ कहीं जा रहा था। पर अभी सकराई उसके पीछे जा पाता कि तभी अचानक से वो नोटिस करता है कि काउंसलर अचानक से मनी और मलार को लेकर गांव से बाहर जा रहा था। इसका मतलब पक्का मलार कुछ न कुछ तो जानती थी, और अब इसलिए सकराई मुत्तू नाम के हवलदार से वहीं पर नंदिनी का इंतजार करने को कहकर खुद अपनी बाइक से काउंसलर की गाड़ी का पीछा करता है और उसे काफी बार रुकने के लिए भी कहता है, मगर काउंसलर उसको देखने के बावजूद भी गाड़ी नहीं रुकता, उल्टा ड्राइवर से और तेज चलाने के लिए बोलता है। लेकिन सकराई भी हार नहीं मानता और जैसे जैसे अपनी बाइक गाड़ी के आगे ले जाकर गाड़ी को रोक लेता है। वहीं नंदिनी जो थी वो अब तक मुत्तू के साथ वहीं आ रही थी, जिसके वहां पर पहुंचने से पहले मलार गाड़ी से नीचे नहीं उतरती और काउंसलर नीचे आकर सकराई को ही धमकाने लगता है। मगर जैसे ही नंदिनी वहां पर आती है वैसे ही मलार उसके पास आकर रोने लगती है, और जब नंदिनी उससे पूछती है कि नीला परेशान क्यों थी, तो मलार पहले तो परेशान होकर सकराई को देखती है, पर जब सकराई कहता है कि तुम नीला को परेशान करने वाले लड़के का नाम बताओ और बिल्कुल मत डरो, तो यहाँ पर वो शॉकिंग बात बताती है। वो डरते हुए ये कहती है कि मैं बता दूंगी तो आप मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगे, और इसलिए ही मैंने इस बारे में किसी भी पुलिस वाले को नहीं बताया था, क्योंकि शॉकिंगली वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रेजिना आंटी का बेटा आदिशाम है। जी हाँ, जो कि नीला के पीछे पड़ा हुआ था और उसे वो काफी परेशान करता रहता था। ये सुनकर तो नंदिनी के साथ साथ सकराई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके साथ ही दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखो, अब यहाँ पर एपिसोड 3 शुरू होने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आखिरकार मनी ने फोन किसको किया था कि पुलिस आई है। तो उसने अपनी बहन मलार को ही फोन किया था ताकि वो कुछ भी ना बताए, क्योंकि सब जानते हैं कि यहाँ पर आदिशाम जो है वो किसका लड़का है, यानी कि पुलिस वाली रेजिना का। तो अगर वो उसके बारे में कुछ भी बताती तो उसका परिवार यहाँ पर मुसीबत में पड़ सकता था, जिसके चलते ही वो उसको देखे जा रहा था गुस्से में, और इसी के चलते वो लोग वहां से भागने की भी कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते थे। खैर, अब तीसरे एपिसोड की शुरुआत अगले दिन सुबह एक खाली पड़े हुए घर से होती है, जिसके बाहर मौजूद एक टूटे फूटे शेड के अंदर वही लाल वैन खड़ी हुई थी, जिसके अंदर नीला को गायब करा गया था, और घर के अंदर काफी सारी दारू की बोतल्स भी पड़ी थी। वहीं आदिशाम का नाम सामने आने के बाद में नंदिनी षणमुगम के साथ रेजिना के घर गए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि नीला के साथ जो कुछ भी हुआ है वो आदिशाम और उसके साथियों का हाथ है। जहां पर रेजिना सब कुछ जानने के बाद काफी हैरान रह गई थी, दंग रह गई थी, क्योंकि उसके हिसाब से तो आदिशाम अपना बर्थडे मनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ मुन्नार गया हुआ था, जहां से उसने रोज कुछ कुछ वॉइसेस भी रिकॉर्ड करके भेजी हुई थी, और इन रिकॉर्डिंग्स को रेजिना, षणमुगम, नंदिनी और अपने घर में मौजूद सभी लोगों को भी सुनवाती है। और सच में उन रिकॉर्डिंग को सुनकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि आदिशाम ने ही नीला के साथ ये किया था। लेकिन दिक्कत वाली बात ये थी कि आदिशाम या फिर उसका कोई भी दोस्त बहुत बार कॉल करने पर भी फोन नहीं उठा रहे थे। खैर, जैसा कि अभी मनी, मलार और काउंसलर भी वहां पर ही थे, तब मलार बताती है कि आदिशाम हर जगह नीला का पीछा करता रहता था। कभी चलते फिरते सामने आ जाया करता, कभी स्कूल में मैच खत्म होने के बाद में नीला को परेशान करता, कभी थिएटर के अंदर उसका पीछा करता रहता, और एक दिन तो उसने नीला को रास्ते में रोककर एक खाली जगह पर उसके साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश करी थी। पर कुछ होने से पहले ही मलार ने वहां पर आकर नीला को बचा लिया। ये सुनकर तो रेजिना के भी होश उड़ जाते हैं कि उसका बेटा ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि उसने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि उसका बेटा बाहर ऐसी चीजें करता होगा। अब सब कुछ जानकर षणमुगम भी रेजिना को ही इन सब चीजों का कसूरवार ठहराने लगता है। तभी अचानक से रेजिना के पास में वहां पर आदिशाम के एक दोस्त का कॉल आता है, जिससे रेजिना गुस्से में ये कहती है कि अगले 4 घंटे के अंदर किसी भी हाल में वो गांव के अंदर वापस आए। इस पर वो लड़का भी मान जाता है, लेकिन इसके बाद वो लोग अपना फोन ही ऑफ कर लेते हैं, जिससे कि रेजिना साइबर सेल वालों को कॉल करके सबकी कॉल डिटेल्स निकलवाने के लिए कहती है, और उनके बारे में बस उसको ही बताने के लिए बोलती है, जिस पर साइबर सेल वाले भी मान गए थे। अब हम देखते हैं कि रेजिना को त्रिलोक ने वापस अपने घर बुलाया हुआ था, ताकि वो जैसे तैसे करके रेजिना की हेल्प से कुठांदरम को अपने रास्ते से हटा सके। मगर जैसे ही वो ये बात रेजिना से कहता है तो रेजिना गुस्से में आकर कहती है कि पहले वो षणमुगम की बेटी का केस सॉल्व करेगी, और इतना बोलकर वो वहां से निकल जाती है। तभी सकराई के पास में लक्ष्मिया कॉल आता है, जो कि उसे अपने साथ फेस्टिवल में चलने के लिए कह रही थी। इसलिए सकराई भी वहां पर चला जाता है, जहां पर जब वो लक्ष्मी को साड़ी दिलवा रहा था तभी उसकी नजर पुष्पराज पर पड़ती है, जो कि सकराई को देखते ही अजीब तरह की शक्ल बनाकर वहां से चला जाता है, और यहाँ पर यह ट्यूशन टीचर था। फिर इसके बाद घर जाते हुए लक्ष्मी सकराई को किस करती है, पर उन दोनों के बीच में बात आगे बढ़ पाती तभी अचानक से वादी वेलू सकराई को कॉल करके जल्दी से उसके घर पर आने के लिए कहता है, जहाँ पर रेजिना ने आदिशाम के दोस्तों के मम्मी पापा को बुलाया हुआ था, और वो सबसे ये कह रही थी कि अगर उन्हें अपने बच्चों की कोई भी खबर मिलती है तो वो सबसे पहले रेजिना को बताएंगे, और उनमें से एक आदमी षणमुगम का साथी भी था।
जिसको रेजिना ने स्पेशली ये कहा था कि सब कुछ पहले मुझे ही बताना। इतना बोलकर रेजिना सबको वहां से जाने के लिए कहती है। तब उन लोगों को जाते हुए बाहर सकुराई देख लेता है, जिसे रेजिना की इस हरकत पर काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि रेजिना की ये हरकत ये साबित कर रही थी कि उसका विश्वास अपने बेटे आदिशाम से उठ रहा था। लेकिन इस बात पर रेजिना उसको समझाती है कि आदिशाम सच में काफी जिद्दी है और अगर सच में उसने नीला को गायब करके उसके साथ में कुछ गलत करने की कोशिश करी है तो उसका बेटा आदिशाम सच में काफी गलत है। और अभी के लिए रेजिना के मन में ये था कि वो खुद ही मुन्नार जाकर आदिशाम और उसके दोस्तों को ढूंढेगी, जिस पर सकुराई उसे ऐसा करने से मना कर फैसला करता है कि वो रेजिना की जगह खुद मुन्नार जाएगा, क्योंकि अगर रेजिना जाती तो शनमुगम और उसके लोगों को लगता कि रेजिना अपने बेटे को बचाने के बारे में सोच रही है, जिससे कि और बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती थी। और अब इसके लिए रेजिना मान जाती है और सकुराई से वादा लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए आदिशाम के मिलने पर सकुराई आदिशाम को सबसे पहले उसके पास लेकर आएगा, जिस पर सकुराई मान जाता है और मुन्नार के लिए निकल जाता है। वहीं थोड़ी ही देर में वो उस होटल में पहुंच जाता है जहां पर आदिशाम और उसके दोस्त रुकने वाले थे, लेकिन वहां के रिसेप्शनिस्ट के हिसाब से तो उस जगह पर टीनेज बच्चों का कोई भी ग्रुप नहीं रुका था। मगर रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर भी सकुराई को उसकी बात पर भरोसा नहीं था और वो उसको ये कहता है कि मुझे सभी रूम्स की तलाशी लेनी है, जिस पर रिसेप्शनिस्ट ये कहता है कि इसके लिए पहले वारंट लेकर आओ। मगर सकुराई वारंट लाने की जगह उसको एक थप्पड़ मार देता है और एक एक करके उसके साथ सारे रूम्स को चेक करने लगता है। काफी कमरे चेक करने के बाद भी सकुराई को आदिशाम और उसके दोस्तों के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता। पर अभी जैसे ही वो एक कमरे के पास जाता है तो रिसेप्शनिस्ट यहाँ पर सकुराई से उस कमरे में जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसके अंदर एक लड़की अकेले रुकी हुई थी। ये सुनकर सकुराई को ऐसा लगता है कि वो लड़की नीला होगी और अब इसलिए वो जोर जोर से दरवाजे को पीटते हुए दरवाजे का लॉक ही तोड़ देता है। पर तभी उसके सामने नंदनी आती है, जिसे असल में पुलिस वालों पर भरोसा ही नहीं था और वो खुद भी आदिशाम और नीला को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गई थी, जिस पर सकुराई उसे टेंशन ना लेने के लिए कहता है। और तब नंदनी उसको बताती है कि मैंने इस होटल के अलावा यहाँ पर सारे होटल्स में देखा है, मगर आदिशाम और उसके दोस्त वहाँ पर किसी भी होटल में नहीं रुके। ये सुनकर सकुराई काफी हैरान होता है कि अगर वो लोग यहाँ पर नहीं आए तो कहाँ पर गए, और उसे समझ आ रहा था कि वो लोकल पुलिस की हेल्प के बिना आदिशाम और उसके दोस्तों को नहीं ढूंढ सकता। इसलिए वो तुरंत ही पास के थाने में जाता है और वहाँ के इंस्पेक्टर से बात करके आदिशाम और उसके साथियों को ढूंढने में हेल्प करने के लिए बोलता है। साथ ही साथ वो लोग अब लाल वैन को भी ढूंढने में लग गए थे। तब शुरुआत में तो काफी देर ढूंढने के बाद उनको कुछ भी नहीं पता चलता, जिससे कि नंदनी और सकुराई और ज्यादा परेशान होने लग गए थे। पर तभी अचानक से सकुराई के पास में एक कांस्टेबल आकर ये बताता है कि उनकी टीम ने लाल वैन को एक खाली घर में ढूंढ लिया है। ये सुनकर सकुराई तुरंत ही नंदनी के साथ वहाँ पर निकल जाता है। उस खाली घर के अंदर जाने पर उन्हें पास के शेड में वही लाल वैन दिखाई देती है, जिसमें आदिशाम का चश्मा भी रखा हुआ था। पर उसके पास मौजूद जो घर था उसके गेट पर ताला लगा हुआ था और यही शेड हमको स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। लेकिन अभी जब सकुराई एक खिड़की को खोलकर देखता है तो अंदर उसे आदिशाम का फोन दिखता है, जिसे देखकर वो समझ गया था कि पक्का ये लोग यहीं पर रुके हैं। तभी उन्हें बाहर से किसी के आने की आवाज आती है, जो कि असल में आदिशाम के दोस्त ही थे। और सबसे बड़ी बात कि ये लोग बाहर से बियर लेकर आ रहे थे। अब शुरुआत में तो उन्हें ये एहसास नहीं होता कि सकुराई या फिर वहाँ पर कोई आया है, इसलिए वो नॉर्मली बातें करते हुए अंदर आते हैं। पर जैसे ही उनकी नजर सकुराई पर पड़ती है तो उन्हें अचानक से सांप सूंघ जाता है, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर क्या देख लिया हो। तब सकुराई तुरंत ही उनमें से एक को जाकर चांटा जड़ देता है और उससे आदिशाम के बारे में पूछता है, पर वो लोग बिना कुछ बताए सीधा भागना शुरू कर देते हैं। ये देखकर सकुराई तुरंत ही उनका पीछा करता है, जबकि नंदिनी पीछे से जाकर आदिशाम का फोन खिड़की से निकालकर चेक करने लगती है और उसमें नीला के नाम से एक पूरा फोल्डर पड़ा हुआ था, जिसके अंदर मौजूद पहली ही फोटो को देखकर नंदिनी को समझ में आ जाता है कि नीला को आदिशाम ने वैन में खींचा था। खैर वहीं सकुराई अभी भी लगातार आदिशाम के दोस्तों का पीछा करे जा रहा था, जो कि बड़ी मुश्किल के बाद उसकी पकड़ में आ जाते हैं। तब तुरंत ही सकुराई उनको पीटता है और आदिशाम के बारे में पूछने लगता है। मीनवाइल हम देखते हैं कि शनमुगम के सब्र का बांध अब तक टूट चुका था और उसने फैसला कर लिया था कि वो आदिशाम का गुस्सा अब सीधा रेजिना पर निकालेगा, और इसलिए वो रात में अपने काफी सारे लोगों को लेकर उसके घर पर जाने लगता है, जिसके बारे में रत्नम कॉल करके रेजिना को पहले ही बता देता है। और रेजिना भी अपनी बंदूक लेकर रेडी हो जाती है कि शनमुगम के आते ही वो उसे शूट करके खत्म कर देगी, जिसके साथ ही तीसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चौथा एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे ही रेजिना और शनमुगम के लोग लड़ने वाले होते हैं, उसी समय वहां पर नंदिनी और सकुराई उन बच्चों को लेकर वहां पर आ जाते हैं। और तभी नंदिनी शनमुगम और रेजिना को ये बताती है कि ये सब कुछ तुम दोनों की वजह से हुआ है। ये सुनकर तो शनमुगम और रेजिना दोनों ही हैरान हो गए थे कि आखिरकार उन्होंने क्या कर दिया, और दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता। जिस पर नंदिनी एक ऐसा खुलासा करती है जिसको सुनकर रेजिना, शनमुगम और हम सभी यहाँ पर बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। मतलब कि कोई भी इस बात पर भरोसा नहीं कर पाता। असल में आदिशाम नीला को उठाकर नहीं ले गया था, वो दोनों साथ में भाग गए थे। जी हाँ, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और जानते थे कि रेजिना और शनमुगम की दुश्मनी के चलते वो दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते।
मतलब कि ये जो ट्विस्ट है ये तो मैंने भी यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था। खैर अब यहाँ पर नंदनी बाकी सभी को वहां से भेज देती है और घर के अंदर खाली उसका और आदिशाम का परिवार बचा हुआ था, जिनको ही अगले दिन सकराई आदिशाम का फोन दिखाता है, जिसके अंदर आदिशाम ने रेजिना के लिए काफी सारी रिकॉर्डिंग छोड़ रखी थी ताकि वो रेजिना को सारा सच बता सके। अभी उस रिकॉर्डिंग को प्ले करने पर सबसे पहले तो वो अपनी माँ रेजिना से माफी मांगता है क्योंकि वो नीला को सच में लेकर भागने वाला था। जिसके बाद वो ये बताता है कि असल में उसने नीला को एक खो-खो मैच के दौरान देखा था, जहां पर नीला ने जैसे तैसे करके आखिरी समय में अपनी टीम को जिता दिया था और तब से ही आदिशाम उसका दीवाना हो गया। और इसलिए मैच खत्म होने के बाद जब नीला पार्किंग में अपनी स्कूटी के पास जा रही होती है तो आदिशाम उसके पास जाकर उसे थोड़ा सा फ्लर्ट करता है, लेकिन नीला इस बात का बुरा ना मानकर आदिशाम से नॉर्मली ही बात करती है और इससे आदिशाम समझ जाता है कि उसे बस थोड़े से और एफर्ट्स करने की जरूरत है, जिससे कि नीला उसको प्यार करने लगेगी, पसंद करने लगेगी। फिर वो कोइंसिडेंटली दोनों सेम डे पर KGF मूवी देखने पहुंच गए थे, जिस दौरान नीला मलार के साथ आई हुई थी और आदिशाम अपने बाकी दोस्तों के साथ में। उसी दौरान आदिशाम बीच बीच में हीरो के डायलॉग्स के बाद में जोक्स मारा करता था, जिससे कि नीला को तो हंसी आ रही थी लेकिन मलार को इससे गुस्सा आया करता। वो यहाँ पर आदिशाम को छिचोरा समझ रही थी, पर जैसे ही KGF मूवी के अंदर वो माँ वाला सीन आता है तो आदिशाम रोने लगता है, जिसको देखकर नीला समझ गई थी कि कहीं ना कहीं आदिशाम बस बाहर से टफ होने का नाटक करता है पर अंदर से वो काफी सॉफ्ट और अच्छा इंसान है। और इसलिए आइसक्रीम लेने के बहाने वो इस बार खुद आदिशाम से अकेले में जाकर बात करती है, जिस दौरान आदिशाम उसे अपने साथ घूमने चलने के लिए कहता है, जिस पर नीला भी मान गई थी। पर इसके बाद जब वो वापस हॉल में जा रही होती है तब आदिशाम उसके पीछे पीछे जा रहा था, लेकिन फिलहाल भीड़ की वजह से नीला उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। इस वक्त ही मलार ने आदिशाम को देख लिया था और उसको ऐसा लगने लगा कि आदिशाम नीला को परेशान कर रहा है। अब कुछ दिन बाद वो दोनों पास की पहाड़ी पर जाकर साथ में आइसक्रीम खाते हुए बातें करते हैं, जहां पर नीला को सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और अभी तक जैसा कि आदिशाम को पता चल चुका था कि नीला को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, तो इसलिए वो उसके लिए काफी सारी आइसक्रीम लाया हुआ था, जिसको देखकर नीला काफी खुश हो गई थी। अब कहीं ना कहीं नीला भी आदिशाम को पूरी तरह से पसंद करने लगी थी। एनीवेज प्रेजेंट टाइम में रिकॉर्डिंग में ये सारी बातें सुनकर किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, पर तभी साइबर सेल से रेजिना के लिए आदिशाम और नीला की कॉल डिटेल्स आ गई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो दोनों रोज एक दूसरे से घंटों बातें किया करते थे और नीला के फोन पर आखिरी कॉल भी आदिशाम का ही आया था। अब आदिशाम की रिकॉर्डिंग के साथ कहानी एक बार वापस से पास्ट के उसी समय में जाती है जब एक बार नीला शनमुगम के साथ बाजार में फूल लेने गई थी। तभी शनमुगम के पास किसी का कॉल आ जाता है, जिससे उसको ये पता चलता है कि रेजिना ने वापस से उसके वर्कर्स को परेशान करा है, जिसको सुनकर वो गुस्से में आकर नीला के साथ ही रेजिना के पास जाकर उससे बहस करने लगता है। अब इस चीज को देखकर नीला समझ जाती है कि बेशक से वो आदिशाम से कितना भी प्यार कर ले, मगर उन दोनों का मिलन काफी ज्यादा मुश्किल था क्योंकि उन दोनों के माता पिता एक दूसरे के खिलाफ थे। खैर अब इस बारे में ही बात करने के लिए वो आदिशाम को एक बाड़े के अंदर बुलाती है। साथ ही साथ अभी नीला के मन में ख्याल आ रहे थे कि उसे आदिशाम से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, मगर आदिशाम उसको जैसे तैसे संभालता है और पास रखे हुए एक स्पीकर में गाने बजाकर उसके साथ नाचने लगता है। फिर एक दिन जब वो दोनों गांव के पास वाली पहाड़ी पर आंख में चोली खेल रहे होते हैं तो आदिशाम ऐसा दिखाता है कि वो नीला की आंख पर कपड़ा बांधकर चला गया है। इससे नीला काफी डर गई थी और तभी आदिशाम अचानक से आकर उसको पीछे से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो आदिशाम को काफी बुरा भला कह देती है, जिससे कि आदिशाम को एक बार को तो ऐसा लगता है कि नीला उसे बाकी लड़कों की तरह हफ्सी यानी कि ठरकी समझ रही है और इसलिए वो गुस्से में आकर वहां से चला जाता है। साथ ही साथ वो रिकॉर्डिंग में बताता है कि उसे कभी भी नीला का नेचर पूरी तरह समझ नहीं आया था, क्योंकि कभी तो नीला काफी रोमांटिक हो जाया करती तो कभी काफी ज्यादा गुस्से में आती थी। खैर अभी थोड़ी देर के बाद में नीला एक पेड़ के पास आदिशाम से माफी मांगती है, यानी कि उस बर्ताव के लिए, जिस दौरान नीला पेड़ की एक तरफ थी और आदिशाम पेड़ के दूसरी ओर। फिर अपने मन की सारी बातें बोलने के बाद में जब नीला को आदिशाम की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता तो वो पेड़ के दूसरी तरफ जाकर देखती है कि आदिशाम तो उसकी बातें सुनते हुए आराम से आइसक्रीम खा रहा था और ये देखकर नीला हंसने लगती है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसी तरह से उन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए गहरा होता जाता है और वो अक्सर एक दूसरे से ऐसे ही मिला करते थे। पर नीला को अक्सर ऐसा डर लगा रहता था कि कहीं शनमुगम यानी कि उसके पिता के जान पहचान वाले किसी इंसान या फिर रेजिना के जान पहचान वाले किसी आदमी ने उनको देख लिया तो क्या होगा। हालांकि आदिशाम को रेजिना के जानने वालों से तो कोई भी दिक्कत नहीं थी, मगर वो शनमुगम के जानने वालों के लिए एक प्लान बनाता है, जिसके अनुसार जब जब भी उनके आसपास शनमुगम की जान पहचान वाला या फिर नीला की जान पहचान वाला कोई भी होगा तो आदिशाम उस समय ऐसा दिखाएगा कि वो
खुद नीला को परेशान करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वो मवाली है। और उस दौरान कभी कभी नीला को आदिशाम को थप्पड़ भी मारना पड़ता था। मगर आदिशाम को लोगों के सामने अपनी लोफर वाली इमेज से भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो नीला से बहुत प्यार करता था। और बस इस चक्कर में सबसे बड़ी शिकार हुई थी मल्हार, क्योंकि असल में उसने जहां जहां पर भी आदिशाम को नीला को परेशान करते देखा था, वहां पर असल में आदिशाम और नीला ने उसको ऐसा दिखाया था, जबकि उसके आने से पहले वो सच में एक दूसरे के साथ अच्छे से बात कर रहे होते थे। साथ ही साथ जब वहां पर छेड़छाड़ वाली चीज हुई थी तो वहां पर भी वो एक दूसरे को हग और किसी कर रहे थे, लेकिन मल्हार के आने से वो दोनों हट जाया करते, जिसके चलते ऐसा दिखा करता था कि जो आदिशाम है वो नीला को छेड़ रहा था। अब नीला के साथ रहने से आदिशाम भी काफी खुश रहने लगा था, जिस चीज को रेजिना ने नोटिस भी किया था। लेकिन वो आदिशाम से उसकी खुशी का कारण पूछ पाती इससे पहले ही उसके पास डीएसपी का कॉल आता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि रेजिना ने फैक्ट्री के वर्कर्स को वापस से धमकाया था और इसके बारे में ही षणमुगम ने त्रिलोक से बोला था। और त्रिलोक यहाँ पर डीएसपी का दोस्त होता है और यहाँ डीएसपी ने त्रिलोक के कहने पर ही रेजिना के ऊपर प्रेशर बनाया था कि त्रिलोक उसे जैसा करने को कहता है रेजिना को वैसा करना पड़ेगा। और इस चीज से रेजिना इतना गुस्से में आ जाती है कि वो अपने बेटे के मजाक करने पर भी उस पर चिल्ला देती है। पर अगले ही पल वो उसको बताती है कि असल में त्रिलोक की फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स हैं जो कि सीमेंट की बोरियों को चुराकर उन्हें बाहर ब्लैक में बेच देते हैं और रेजिना उनको ही पकड़ना चाहती है। लेकिन दिक्कत ये थी कि षणमुगम जो था वो इस बात पर भरोसा नहीं करता था और इसलिए जब भी रेजिना वर्कर से पूछताछ करती थी तो षणमुगम यूनियन लीडर होने के कारण आगे आ जाया करता और उन दोनों के बीच में बहस हो जाया करती। अभी इस बारे में बात करने के लिए रेजिना आदिशाम के साथ ही षणमुगम से मिलने पहुंच जाती है, जिस दौरान षणमुगम की बातें सुनकर आदिशाम भी गुस्से में उस पर चिल्ला देता है, जिस पर षणमुगम उसे और रेजिना को वहां से जाने के लिए बोलता है। इससे आदिशाम का दिमाग काफी खराब हो गया था और उसे सबसे ज्यादा बुरा इस चीज का लग रहा था कि षणमुगम ने उसकी माँ से बदतमीज से बात कैसे करी। अब इस बारे में जब वो नीला को बताता है तो नीला उस पे ही चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो दोनों साथ रहना चाहते थे। मगर आदिशाम की ऐसी हरकत करने से फ्यूचर के लिए बातें बिगड़ सकती थी। मगर आदिशाम अभी भी रेजिना को लेकर किसी की नहीं सुनना चाहता था। अब नीला इस बात पर उससे ये पूछती है कि अगर कभी कोई मेरे बारे में भी उल्टा सीधा बोलेगा तो क्या तुम तब भी उससे ऐसे ही लड़ोगे, जिस पर आदिशाम हाँ बोलता है, जिसको सुनकर नीला रोते हुए उसे गले लगा लेती है। तब आदिशाम को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन वो नीला से ये कहता है कि हम चाहें तो भाग कर भी शादी कर सकते हैं। हालांकि नीला बिल्कुल भी ऐसा करना नहीं चाहती थी और इसलिए वो इस बारे में अपनी बहन नंदिनी से बात करने का फैसला करती है और घर पे आकर उसको कॉल भी करती है। लेकिन नंदिनी उस समय अपने काम में इतनी ज्यादा व्यस्त होती है कि उसने नीला की बातें सुने बिना ही कॉल कट कर दिया था और इसलिए अब नीला अपने पिता से इस बारे में बात करने का फैसला करती है। लेकिन उसके पिता भी उस समय बाकी मजदूरों के साथ में व्यस्त होते हैं, इसलिए नीला इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहती और आदिशाम को कॉल करके कहती है कि शायद तुम सही थे और हमको गांव से भाग जाना चाहिए। तब आदिशाम एक रेल ट्रैक के पास नीला से मिलने आता है और उसको समझाता है कि हम अभी नहीं बल्कि अपनी पढ़ाई पूरी करके भागेंगे ताकि वो सक्सेसफुल भी हो सके। लेकिन नीला को तो अभी भागकर शादी करनी थी और वो किसी स्पेसिफिक वजह से इस गांव के अंदर नहीं रहना चाहती थी, जिस पर आदिशाम उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है। पर जब नीला नहीं समझती तो आदिशाम गुस्से में उस पर चिल्ला भी देता है। इससे गुस्से में नीला गाने सुनते हुए रोने लगती है, जिसको देखकर आदिशाम बार बार उसके स्पीकर को बंद कर रहा था, मगर नीला वापस से गाना बजाने लगती है। अब तब भी आदिशाम को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर वो नीला की ऐसी हालत देखकर फैसला करता है कि वो नीला के साथ सच में भाग जाएगा। ये सुनकर रोते हुए नीला आदिशाम के गले लग जाती है और नीला अभी आपको गलत लग रही होगी, पर वो भागना किसी बहुत ही बड़े रीजन की वजह से चाहती थी। और बाद में नीला खुद ही सारा प्लान बनाती है कि उन्हें भागकर कहां पर जाना है, कैसे भागना है, ताकि लोगों को उनके बारे में पता ही ना चले। मतलब कि मुन्नार जाना तो बस एक बहाना था, यानी कि डिस्ट्रैक्शन था, और आदिशाम कभी मुन्नार गया ही नहीं। नीला के प्लान के अकॉर्डिंग नीला को गायब करने से पहले ही आदिशाम ने अपने फोन में काफी सारी रिकॉर्डिंग कर ली थी, ताकि उसके दोस्त उसके फोन से मुन्नार जाकर रोज कुछ रिकॉर्डिंग रेजिना को भेजते रहे। यानी कि मुन्नार में जो फोन आदिशाम का पाया गया था वो खाली फोन ही था, वहां पर आदिशाम कभी पहुंचा ही नहीं था। और ये इसलिए भी था ताकि रेजिना को उनके ऊपर शक ना हो, जो कि कामयाब भी हुआ था। और इसके बाद में ऐसा दिखाया गया कि नीला को आदिशाम ने गायब करा है और वो नीला के आईडी कार्ड को बस स्टॉप पर ही फेंक देते हैं और खुद रेलवे स्टेशन के पास उतर जाते हैं। अब यहीं से आदिशाम के दोस्त आदिशाम का फोन लेकर मुन्नार निकल गए थे, जबकि आदिशाम और नीला ट्रेन पकड़कर मुंबई जाने वाले थे। एनीवेज प्रेजेंट टाइम में ये सारी चीजें सुनकर सभी काफी हैरान थे कि कितनी डीप प्लानिंग करी गई थी। पर आदिशाम अपनी रिकॉर्डिंग में सबसे माफी मांग रहा होता है, खासकर अपनी माँ रेजिना से, क्योंकि वो जानता था कि रेजिना आदिशाम को बहुत प्यार करती है और उसके लिए अपने बेटे के बिना समय निकालना काफी मुश्किल था। अब जैसा कि आदिशाम और नीला एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर चुके थे, इतना बड़ा कदम उठा चुके थे, तो रेजिना उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं करती। अब नंदिनी भी अपने शहर में वापस जाने वाली थी कि चलो दोनों खुश हैं, जहाँ पर जाने से पहले वो सकराई से मिलकर उसका शुक्रिया अदा करती है और
सकराई को उससे बात कर ये पता चलता है कि नंदिनी भी अपने बचपन में गांव से किसी वजह से भागना चाहती थी, जैसे कि नीला के साथ हुआ। क्योंकि एक चीज थी कि गांव में रहकर उसको पैनिक अटैक्स आया करते थे, मगर जैसे ही वो शहर में शिफ्ट हुई वैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो गया। यानी कि गांव के अंदर शायद कुछ तो ऐसा है जो कि काफी वियर्ड सा था, और इसलिए वो भी नीला के हाल को समझ रही थी। इतना बताकर नंदिनी घर जाकर अपना सामान पैक करने लगती है, और तभी दूसरी तरफ सकराई आज मयान कोलाई फेस्टिवल में भीड़ का ध्यान रखने नदी के पास आ गया था, जहां पर रात में देवी माँ की पुरानी मूर्ति को नदी में विसर्जित करा जाने वाला था, ताकि बाद में नई मूर्ति की स्थापना हो सके। अब इसके बाद जब रात में नंदिनी रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का वेट कर रही होती है, तभी उसके पास में पुलिस कांस्टेबल मुत्तू दिखाई देता है, जो कि टीटी से पूछताछ कर रहा था, ताकि आदिशाम और नीला के मुंबई जाने वाली बात की पुष्टि करी जा सके और फाइल को क्लोज करा जा सके। तभी नंदिनी भी उसके पास आ जाती है, मगर जब ये दोनों टीटी को आदिशाम और नीला का फोटो दिखाते हैं तो उनको शॉकिंगली पता चलता है कि ये दोनों तो उस रात ट्रेन में चढ़े ही नहीं थे। जी हाँ, यानी कि ट्विस्ट पर ट्विस्ट आ रहा था। अब ये सुनकर तो नंदिनी और मुत्तू दोनों ही हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार अगर वो मुंबई नहीं गए तो कहाँ गए, और नंदिनी तुरंत ही सकराई को कॉल करके इस बारे में बताती है। उसी समय पुरानी मूर्ति को पानी में विसर्जित करा जा रहा था, और इसी के साथ साथ नदी में 2 गोताखोर भी जाते हैं ताकि वो मूर्ति को सही से रख सकें। वहां जाने पर उनको शॉकिंगली 2 लाश मिलती हैं, और वो एक दूसरे के गले लगी हुई थी, जो कि किसी और की नहीं बल्कि शॉकिंगली आदिशाम और नीला की होती हैं। और इसी के साथ में चौथा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी सुजल द वोर्टेक्स के पहले 4 एपिसोड्स की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तक की कहानी मिस्टीरियस और काफी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। और अभी तक आप देख रहे होंगे कि 4 से 5 ट्विस्ट ऑलरेडी सीरीज के अंदर आ चुके हैं, लेकिन आने वाले एपिसोड्स के अंदर तो और भी ज्यादा ट्विस्ट आने वाले हैं कि आखिरकार इन दोनों के साथ में हुआ क्या था, जबकि ये दोनों तो भागने वाले थे। ढेर सारे सवाल जरूर हैं, लेकिन आने वाले 4 एपिसोड्स के अंदर आपको सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आने वाले 4 एपिसोड्स की वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने के लिए इस वीडियो के ऊपर कम से कम 5000 लाइक और 300 कमेंट कर दीजिए, ताकि वीडियो जल्दी से जल्दी आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि अब तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगले पार्ट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन किया है इंडोनेशियन हॉरर शटर फिल्म को, इनके सामने मिस कर दी है, जाकर देख लीजिए। लेटेस्ट नेटफ्लिक्स हॉरर मूवी है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए